मैं फरहान और आप लोग देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ 4 स्टूडेंट जुड़े हैं यूपी और हरियाणा से। और हम बात करेंगे कि रिसेंटली हम लोग ने देखा है पिछले 1 वीक से बहुत ज्यादा जो हंगामा चल रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और स्टूडेंट के क्या प्रॉब्लम्स है वो जानने की कोशिश करेंगे। सक्षम सिंह है बीकेटेक सेकेंड ईयर के, अनुज प्रताप सिंह बी फार्मा फर्स्ट ईयर के हैं, यश प्रताप सिंह है बीकॉम सेकेंड ईयर के और प्रियांशु दुबे हैं पॉलिटेक्निक के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आप में से कोई मुझे ये बताएं कि ये जो इतना हंगामा हो रहा है उसका कारण क्या है? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। ये एनटीपीसी और आरआरबी दो एग्जाम्स होते हैं। तो सबसे पहला जो मुद्दा था वो एनटीपीसी के बच्चों को लेकर था। उनका ये कहना था कि जो ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं और 12th इंटरमीडिएट के बच्चे दोनों को एक साथ एग्जाम में बैठा दिया गया और कट ऑफ में भी वहां पे जो इंटरमीडिएट के बच्चे उनका कट ऑफ कम रखा गया और जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनका कट ऑफ ज्यादा रखा गया। तो यहाँ पे मतभेद रखा गया कट ऑफ में भी और दोनों को सेम एग्जाम में बैठाया गया। दोनों का क्वेश्चन पेपर एकदम सेम था। तो इसका विवाद था कि जो जो 12th के बच्चे थे, जो 12th के बाद उसमें अपियर हुए, उन लोग विरोध कर रहे थे कि हमको ग्रेजुएशन के बच्चों के साथ बैठाया गया और हमारा कट ऑफ भी जो है हमको ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा तब हम जाके उसमें पास होंगे। तो पहला विरोध एनटीपीसी के इन छात्रों का था। और उसके बाद जो दूसरा विरोध हुआ वो आरआरबी के बच्चों का था। वो कई साल 2019 से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट आएगा और उन लोग नोटिस का इंतजार कर रहे थे। और उसके साथ में उन्होंने एक क्राइटेरिया दे दिया आरआरबी वालों ने कि आप लोग मेंस भी क्वालिफाई करिए तब आप नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे। तो 1.5 करोड़ छात्र जो पिछले 2 साल से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि हमारा रिजल्ट आए और हम अपनी नौकरी शुरू करें, तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि आपको एक परीक्षा और पास करनी पड़ेगी। तो वो 1.5 करोड़ छात्र इसलिए नाराज हुए। तो कुल मिला के आरआरबी के जो छात्र थे और एनटीपीसी दोनों छात्र जो है वो सामने आ गए। पहले तो केवल एनटीपीसी वाले थे, उनकी संख्या कम थी, लेकिन आरआरबी के 1.5 करोड़ छात्र हैं। वो 1.5 करोड़ छात्र जमीनी स्तर पे आ गए और उन्होंने अपना, और आपको बता दूं कि छात्र कभी भी उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। उसके एक हफ्ते पहले उन्होंने ट्वीट किया जो कि एक संवैधानिक है और हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई, संगठन भी हमारा उनका सहयोग दिया। और तो उन्होंने 8 मिलियन ट्वीट किया, 8 मिलियन ट्वीट किया, ट्रेंडिंग पे लाया ट्वीट। लेकिन फिर भी आरआरबी का इतिहास रहा है कि कभी भी जब तक प्रदर्शन उग्र नहीं हो जाता इन लोग मानते नहीं है। तो इन लोग बिल्कुल नहीं माने और कोई भी जवाब नहीं दिया। इनकी तरफ से ना कोई नोटिस आई, ना किसी तरह से इन्होंने इंटरवीन किया उसमें। तो उसके बाद जब ये प्रदर्शन उग्र हो गया तब इन लोग नोटिस जारी करते हैं कि इस पर एक कमेटी बनी है, 5 सदस्यों की कमेटी है जो कि अब स्टूडेंट से सजेशन लेगी, स्टूडेंट जो कहेंगे और बाकी विद्यार्थियों के साथ साथ ये शिक्षकों से सजेशन लेगी। फिर जो है मार्च के आसपास ये अपनी कमेटी का वो प्रमाण देगी और आगे बताएगी कि क्या क्या आगे क्या करना है। तो इसके लिए कमेटी का गठन तब हुआ जब ये छात्र जमीनी स्तर पे, जब ये प्रदर्शन करने के लिए जमीनों पे उतर गए, तब ये चीज हुआ। और इसीलिए नाराज थे छात्र की हमारे साथ क्यों अन्याय हो रहा है, क्यों हम जब इतने साल से हम अपने परीक्षा का परिणाम का वेट कर रहे हैं, हमारा परिणाम आए, हम ज्वाइन करें और नौकरी करें, तो क्यों हमारा एक नया परीक्षा लिया जा रहा है। इसी का विरोध था। तो मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि जब आप लोग एक संयम तरीके से, एक तरीके से जब डिमांड कर रहे थे तो सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही थी, लेकिन जब स्टूडेंट एग्रेसिव हो गए उसके बाद ही सरकार ने कुछ सुना है। यही है ना हकीकत? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एकदम संवैधानिक तरीके से ट्वीट किए जा रहे थे लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और इसके बाद जब ये हिंसात्मक रूप लिया, हिंसात्मक तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ जगहों पर हिंसात्मक रूप ले लिया, उसके लिए मैं तो बिल्कुल उसकी निंदा करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये सब प्रॉपर्टी हमारी है और रेल की प्रॉपर्टी भी हमारे छात्रों युवाओं की ही है। तो उसको हिंसात्मक तो उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब वो जमीन पर उतरे तभी गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी और ऊपर से प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें इंटरवीन किया और उन्होंने भी कहा कि इनकी सुनवाई होगी। जी, मैं वही कहना चाहता हूं कि देखिए आप लोग ही देश का भविष्य है और एक एग्जाम्पल आप लोगों के बहुत सामने है कि फार्मर जो है इतनी लंबी लड़ाई लड़के अपनी बातों को उन्होंने मनवाया था। तो एक तरीका उन लोगों ने आप लोगों को सिखाया था कि प्रोटेस्ट कैसे करते हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि जरूर ठीक है, आप ट्वीट कर रहे थे, आप संयम तरीके से डिमांड कर रहे थे और सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही थी, तो इतना जल्दी एग्रेसिव हो जाना कहां तक सही है?
जी आपको बता दें कि हम लोग एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना चाहते थे, और लगातार हम लोग 2 सालों से इसका वेट कर रहे थे कि इसका रिजल्ट आए। और हम लोगों ने इतना ट्वीट किया, 8 मिलियन ट्वीट का मतलब आप समझ रहे हैं कि 8 मिलियन ट्वीट हुआ, रिट्वीट हुआ, और ढेर सारे हम लोगों ने इसको ट्रेंडिंग पर हम लोग ले गए कि सरकार हमारी बात कम से कम, क्योंकि संवैधानिक तरीका है और हम लोग खुद नहीं चाह रहे कि कोविड के नॉर्म्स को हम लोग, कोविड बढ़ रहा है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम लोग केवल संवैधानिक रूप से केवल सोशल मीडिया का यूज करके, जो कि समय सबसे ज्यादा सक्रिय लोग ट्विटर पे रहते हैं, तो ट्विटर के माध्यम से हम लोग लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे। लेकिन उन्होंने हमारी आवाज जब नहीं सुनी तो हम लोग को मजबूरन आना पड़ा। हमारी कोई इच्छा नहीं थी और किसी तरह से हम लोग ये नहीं चाहते थे कि हम लोग वहां पर जाए। और संगठन लगातार हमारा, क्योंकि खुद का एक संगठन है, आपको बता दूं, भारतीय युवा विद्यार्थी संगठन, ये लगातार छात्रों और युवाओं के हित के लिए कार्य करता है। और हम लोग भी ट्विटर पे अपनी आवाज उठा रहे थे। लेकिन जब ये हम लोग हमारी आवाज नहीं सुने तो हम लोग को मजबूरन छात्रों को एकत्रित करना पड़ा, और हम लोग कई जगहों पर अपने एकत्रित करके उनसे केवल हम लोगों ने अनुरोध ही किया सरकार से कि आप हमारी बात सुने। जी देखिए, जितनी भी संपत्ति होती है ये सारी संपत्ति जनता की है। ये किसी गवर्नमेंट अपने घर के पैसे से तो नहीं खड़ा करती है। तो अगर हम किसी चीज को बर्बाद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी संपत्ति को बर्बाद करते हैं। स्टूडेंट को इस बात की जानकारी तो होनी चाहिए, और खासकर सारे स्टूडेंट को इस बात की जानकारी है। तो एक माइनस पॉइंट मैं वही देखता हूं। लेकिन दूसरी बात कहूं कि प्रशासन का देखा गया कि यूपी में काफी सख्ती के साथ स्टूडेंट के साथ पेश आई। तो क्या हुआ था वहां पे, इतनी सख्ती, इतनी पिटाई जो डंडों से हो रही थी, क्या रीजन था? जी जी, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। सबसे पहले तो फरहान जी, मैं इसकी निंदा करता हूँ। जिन छात्रों ने भी उग्र प्रदर्शन किया, संगठन उनके बिल्कुल खिलाफ है और हम लोग बिल्कुल उनका समर्थन नहीं करते। उन्होंने अगर प्रदर्शन उग्र किया, हिंसा का रूप लिया, तो वो बिल्कुल गलत है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। और बात में आ जाए आपके कि प्रयागराज में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुछ छात्र अपनी बात कह रहे थे और उन्होंने रेल रोकने का प्रयास किया। तो जब वो रेल रोकने का प्रयास किया तो प्रशासन वहां पे आ गया, और जब प्रशासन आया तो उन लोगों ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज किया तो छात्र दौड़े और कुछ छात्र हॉस्टल में घुसे और कुछ छात्र भाग गए। तो क्या हुआ, उन लोग, छोटा बघाड़ा जगह पड़ती है, छोटा बघाड़ा के में लॉज लेकर लोग रहते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं और लॉज में अपना रहते हैं। तो उस लॉज में जो प्रशासन के द्वारा बहुत ही गलत काम किया गया कि लॉज के उन बच्चों को भी जो वहां पर शांति रूप से पढ़ रहे थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लॉज का गेट खुलवा खुलवा कर उनको बाहर निकाला गया और उनके ऊपर लाठी बरसाई गई। ये बहुत गलत हुआ छात्रों के साथ कि जो बच्चे उसमें से, जो लोग गलत थे जिन्होंने किया, वो तो भाग निकले। जो लोग उग्र प्रदर्शन करना चाह रहे थे वो तो निकल चुके थे, उन लोग भाग गए। और जो लोग वहां पे हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे और लॉज में रह रहे थे, उनको बाहर निकालकर उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई। ये बहुत ही गलत चीज हुआ, इसका मैं निंदा करता हूं। और मैंने मांग भी की थी सरकार से कि अतिशीघ्र इसके ऊपर कार्रवाई हो, और प्रशासन ने कार्रवाई की। 6 पुलिसकर्मी और कुछ पदाधिकारी पुलिसकर्मियों के सब निलंबित हुए हैं, 6 लोग निलंबित हुए हैं, और बाकी भी कार्रवाई आगे हो रही है। तो स्टूडेंट पे ये जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उन पे क्या क्या धाराएं लगी? जी, कुछ हिंसात्मक प्रदर्शन करने के लिए लेकर कुछ 3-4 धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है खान सर का। खान सर जो है, ये स्टूडेंट के एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, और उनको स्टूडेंट अपना शिक्षक कम बड़े भाई के रूप में ज्यादा देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसमें एक मुद्दा हुआ कि खान सर के ऊपर भी आरोप लग गया, और खान सर के कुछ विद्यार्थियों ने नामजद कर दिया खान सर को कि खान सर भी हमारे साथ इसमें थे और खान सर ने हमको उत्तेजित किया, जो बिल्कुल गलत है। और खान सर इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे। उनके ऊपर भी 3-4 धाराएं लगी हैं, और फिलहाल अरेस्ट तो नहीं हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर हिंसा को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों को उत्तेजित करने के लिए, ऐसे तमाम मुद्दों को, और वीडियो के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करने के लिए कि वो उग्र हो, ये सब धाराएं उनके ऊपर लगी हैं। और कुछ छात्रों और विद्यार्थियों के ऊपर भी धाराएं लगी हैं संवैधानिक नियमों को तोड़ने के लिए, और अपने प्रदर्शन को उग्र करने के लिए, और हिंसात्मक रूप से प्रॉपर्टी को जलाने के कुछ लगे हैं। और वो बिल्कुल सही है, जो छात्र उग्र हुए हैं उनके ऊपर जो है जो लगे हैं, वो तो मैं कह रहा हूं कि क्योंकि हम लोग लगातार उनसे विनती कर रहे थे कि हम लोग ट्विटर के माध्यम से अनुरोध किए, हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब हम जमीन पर आएंगे और जमीन पर हम लोग आ गए हैं, तो जमीन पर हम लोग अपने माध्यम से बात रखेंगे। ये हम लोग कह रहे थे कि लेकिन जो उग्र हुए उनका हम लोग विरोध करते हैं, और अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो संवैधानिक नियम जो है उसके तहत कार्रवाई हो। जी देखिए, खान सर के ऊपर जहां तक एफआईआर है और शायद उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है,
दूसरी बात यही बता दें, देखिए आप लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है, फार्मर के बाद आप ही लोग हैं। आप लोग अगर शांतिपूर्वक ढंग से अगर एक जगह बैठ भी जाएं तो सरकार की आपको बात डेफिनेटली सुनेगी। बात ये थी कि अभी तक आप लोग जुड़ के जैसे फार्मर ने प्रोटेस्ट किया वैसा किया नहीं था। अगर शांतिपूर्वक करेंगे तो डेफिनेटली सरकार आपकी बात को सुनेगी। हिंसा की बात तो सोचनी भी नहीं चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि आप लोग ही भविष्य है। बात यह कि जो दूसरे स्टूडेंट है, मैं देख रहा हूँ जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, अभी काफी लंबी पढ़ाई करनी है, तो ये सारे जब चीजें होती हैं तो आप लोग के मन में कितना डर और कितना शंका होता है अपने भविष्य को लेकर? देखिए सर, जब ये सब चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये बुरा तो लगता है कि 2 साल से हमारे हमारे जो सीनियर्स हैं, क्योंकि मैं खुद सेकंड ईयर का विद्यार्थी हूँ और वो जो आरआरबी के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तब उन्होंने अप्लाई किया था, तो वो हमारे जो सीनियर्स हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसी चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बुरा लगता है और अंदर से ये आवाज उठती है कि क्यों हम लोग अपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों ना बनाया जाए कि जहां से हम लोग छात्रों और युवाओं का एक आवाज बनकर शासन प्रशासन तक उसको पहुंचा दे। उसी मंशा से और उसी विचार से हमने संगठन का भी गठन किया है। आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक संगठन भारतीय युवा विद्यार्थी संगठन का गठन किया है, जिसमें छात्रों और युवाओं को संगठित करके उनके आवाज को नेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे हम लोग उनकी समस्या को नेशनल लेवल तक पहुंचाएं और उसके निवारण हेतु जो भी उचित कदम है उसको उठाया जा सके। ठीक है, ये और बताइए जी, बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? और ये मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके आप जो बोल रहे हैं कि आप लोगों को कहां तक डर लगता है, डर की बात तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ दिल में ये बुरा लगता है कि लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए संगठन का भी निर्माण किया है कि उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पर सभी लोग एकत्रित होंगे, एक सबका मत लिया जाएगा, सबके सुझाव लिए जाएंगे, फिर आगे जो भी उनकी समस्या होगी उसको गवर्नमेंट तक रखी जाएगी। आप लोगों में से जब ज्यादा लोग तो नहीं जुड़े हैं, 4 लोग हैं, इसमें बताइए कि आप लोग पॉलिटिकली कितना कनेक्टेड है? जी, अभी तो फिलहाल ये संगठन बना है और ये संगठन किसी भी तरह से पॉलिटिकल सपोर्ट किसी से नहीं लेता है, ना किसी को पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है। ये छात्रों और युवाओं के लिए संगठन है। तो पॉलिटिक्स की जहां तक बात आती है तो इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, तो हम सब पॉलिटिकल कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। और पॉलिटिक्स में अभी तो फिलहाल संगठन को किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में लाने की कोई वो नहीं है। और ये संगठन केवल छात्रों और युवाओं के हित के लिए कार्य करेगा। भविष्य में अगर कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमको पॉलिटिक्स में एंटर करना पड़ेगा, तो हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल तो पॉलिटिक्स में एंटर करने की कोई भी समय जद्दोजहद या फिर कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। क्योंकि देखिए आपने जैसे कहा कि माहौल आजकल काफी इलेक्शन का है और यूपी सबसे बड़ा इलेक्शन का गढ़ है, और उसके ऊपर ही 2024 का भी इलेक्शन डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टी चाहेंगी स्टूडेंट को अपने तरफ खींचने के लिए जो 18 साल से ऊपर के होंगे। तो उस बात को देखते हुए कि क्या ऐसा हो सकता है, जैसे फार्मर ने एक रूल सेट किया था कि वो लोग जब तक प्रदर्शन करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को कनेक्ट नहीं किया, उसी के वजह से उन लोग ने सक्सेसफुल हासिल किया था और उनके बात को माना गया। तो आप लोग अगर कहीं पॉलिटिकली कनेक्ट होते हैं तो क्या लगता है आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता जी देखिए, अभी जैसे मैंने आपको स्पष्ट किया कि हम लोग अभी तो फिलहाल किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिले हुए और ना भविष्य में ऐसी कोई अभी ऐसे प्लान है। और अगर मान लीजिए किसी की विचारधारा, किसी ऐसी पार्टी आती है जिसकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल खाती है और हमारी जितनी भी नीतियां हैं जिस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारे संगठन के जो मोटो हैं युवाओं और छात्रों को एक साथ लेकर, अगर भविष्य में कोई ऐसी पार्टी होती है जिसकी नीतियां हमारी नीतियों से मेल खाती है, तो जरूर हम उनके साथ मिलकर छात्र हित के लिए ही कार्य करेंगे, युवा हित के लिए ही कार्य करेंगे। लेकिन अगर उनकी नीति मेल खाती है तो ही उनके साथ हम लोग जाके उनसे मेल करेंगे। अन्यथा हम लोग अकेले दम पर, हमारा छात्र, हमारा युवा इतना संबल है कि वो अपनी आवाज बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गए हुए उठा सकता है। कि आप लोगों का अभी इस वक्त क्या डिमांड है, क्या क्या होना चाहिए? जी, हमारे 2-3 इश्यूज हैं जिस पे हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इश्यू हम लोग का है, जो मेन मोटो है, वो ये है कि प्राइवेट स्कूलों में जो एक चार्ज किया जाता है फीस, प्राइवेट स्कूलों का फीस और प्राइवेट कोचिंगों की जो फीस है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक नॉर्म सेट किया जाए, उसको नॉर्मलाइज किया जाए और एक उस पर रखा जाए कि जिसमें सभी लोग उसमें आराम से फीस दे सके। ये सरकार को एक ऐसी कमेटी की गठन करनी चाहिए और एक फिक्स फीस रखनी चाहिए जो फीस सभी लोग दे सके। इस पर हम लोग
आवाज उठा रहे हैं। और हम लोग कोरोना का समय, तो बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जिनकी नौकरियां चली गई, तो वो अपना फीस विद्यार्थियों के नहीं जमा कर सकते हैं, तो उनके लिए फीस माफी के लिए भी हम लोगों ने गुहार लगाई थी। और सरकार ने हमारी बात सुनी, हम सरकार के आभारी भी हैं। और उन्होंने सभी जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं उनको निर्देश दिए कि वो फीस बढ़ा नहीं सकते हैं, जो भी फीस है उतनी फीस रखें, फीस बढ़ा नहीं सकते। इसकी भी हम लोगों ने आवाज उठाई थी और सरकार ने हमारी आवाज सुनी। इसके लिए हम सरकार के शुक्रगुजार हैं और चाहते हैं कि आगे भी हमारी आवाज को सरकार सुनते रहे। तो पहली जो बात आपको मैंने कही फीस की। दूसरी जो बात होती है नौकरी को लेकर, जितने भी अभी तक नौकरियां लंबित हैं, जो कि अभी बीच में अटकी हुई हैं, उन सारी नौकरियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए, हमारी ये मांग है। और एक मांग जो हमारी ये है कि जो हम लोग का आवेदन शुल्क लगता है, हम लोग किसी भी एग्जाम में अपियर करते हैं उसमें आवेदन शुल्क लगता है, जो कि जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनका आवेदन शुल्क ज्यादा होता है, जो ओबीसी एससी एसटी होते हैं उनका आवेदन शुल्क कम होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस चीजों को हटाकर सभी का आवेदन शुल्क एक समान कर दिया जाए और सबका ऐसा आवेदन शुल्क रखा जाए कि जिससे किसी भी विद्यार्थी को, वो गरीब तबके का विद्यार्थी हो तो उसको भी वो परेशानी ना हो, वो आराम से अपने आवेदन शुल्क को जमा करके आराम से कम परीक्षा में अपियर तो हो पाए, वो कंपटीशन में अपियर तो हो। क्योंकि आवेदन शुल्क इतना ज्यादा हो जाता है तो विद्यार्थी क्या होते हैं, एक परीक्षा में अपियर होते हैं, दूसरे और तीसरे परीक्षा में वो नहीं अपियर हो सकते क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं होता है कि वो आवेदन शुल्क दे पाए। तो मैं चाहूंगा कि आवेदन शुल्क भी कम हो। और इसके साथ साथ हम लोग लगातार कोरोना महामारी के तहत जो शिक्षक हैं उनके लिए भी आवाज उठा रहे हैं और युवा और छात्र, समस्त युवा और छात्र हमारे साथ खड़े हैं और यही सब आवाज हम लोग शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम यश सिंह है। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जैसा कि आपने जो सबसे पहले कहा था कि इलाहाबाद में जो भी छात्र उग्र हो रहे हैं या देश के किसी भी कोने में जो भी छात्र उग्र हो रहे हैं, मेरा ये कहना है कि हर प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे अराजक तत्व शामिल हो जाते हैं जो किसी तरीके का कोई गलत काम करते हैं और जो मेजॉरिटी है जो उस अनशन या उस प्रोटेस्ट में शामिल है वो बदनाम होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस भी है, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज किसी ना किसी तरीके से रूलिंग पार्टी को बदनाम करने के लिए या किसी भी दूसरे इंटेंशन से ऐसे उग्र चीजों का बढ़ावा देती है या करवा देती है किसी भी प्रोटेस्ट में। जैसे कि फार्मर्स के प्रोटेस्ट में भी बहुत जगह ऐसा देखा गया था कि कुछ फार्मर्स उग्र हो गए थे किसी किसी जगह पे। बट हम भी जानते हैं और अभी जानते हैं जो असली फार्मर्स होते हैं वो कभी भी ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करते हैं। और रही बात स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स भी कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करते हैं। जो भी हुआ वो कुछ अराजक तत्व जो वहां पे शामिल हुए उनके द्वारा किया गया था। जी, दूसरी तो चीज, यश जी, आपने जो कहा उस बात से सहमत हूं, लेकिन आपका एक लाइन था कि रूलिंग पार्टी को बदनाम करने के लिए, तो ये कहीं से आपको किसी पार्टी से आपका लगाव है या आप ऐसा कर रहे हैं रूलिंग पार्टी से? क्योंकि कोई ऐसा प्रूफ तो सामने नजर नहीं आता है कि रूलिंग पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसी बात की जा रही। जी, एक आम लोगों में एक सोच होती है कि जो फिलहाल में उत्तर प्रदेश की रूलिंग गवर्नमेंट है वो खुद इलेक्शन के इतने नजदीक होके कोई भी ऐसा उग्र कदम नहीं उठाने देगी अपने किसी भी कार्यकर्ता को या किसी को जिसकी वजह से देश प्रदेश में किसी भी तरीके की कोई विपत्ति आए। लेकिन करेक्ट, आपने जो बोला करेक्ट है, लेकिन अगर गवर्नमेंट 5 साल से रूलिंग में थी तो आप लोग के समस्याओं के ऊपर तो बहुत पहले सोचना चाहिए था। ये सारी चीजें इलेक्शन से पहले होनी चाहिए थी। इलेक्शन के टाइम में ऐसा हंगामा होना, ऐसी चीज तो सही नहीं है ना। ऐसी चीज बिल्कुल, ऐसी चीज इलेक्शन के समय में ही लेकिन ज्यादातर देखी भी जाती है। जो भी प्रोटेस्ट होते हैं उसमें जो इसे उग्र चीजें देखी जाती हैं वो लगभग इलेक्शन के ही नजदीक में देखी जाती है या किसी बड़े त्योहार या किसी बड़े दिन के नजदीक। जी जी, देखिए यश जी, पॉलिटिकल चीज तो मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप सारे लोग तरक्की करें, पढ़ाई आप लोगों की अच्छे से कंप्लीट हो, पॉलिटिकल पार्टी से जितनी दूर रहें आप लोगों के लिए अच्छा होगा, फ्यूचर उसी में है। हाँ, बड़े होके आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं पढ़ाई खत्म करके तो अच्छी बात है, क्योंकि जब यंगस्टर पॉलिटिक्स में आते हैं तो डेफिनेटली देश का कल्याण हो सकता है और अच्छा काम आप लोग कर सकते हैं। अब रही बात कि किसने इसमें आग में घी डाला और नहीं डाला, उस पर तो स्टूडेंट
स्टूडेंट ना बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा इस वक्त जब दौर है इलेक्शन का, क्योंकि आप लोग ज्यादातर लोग ध्यान दीजिए अपने पढ़ाई पे, क्योंकि देखिए ये वो दौर है कि जहां आप लोगों के पास जोश बहुत ज्यादा होता है, और दूसरी बात है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि मेरे बच्चा किसी गलत चीज में फंस जाए, तो उनके लिए पेरेंट्स को वो दर्द नहीं बर्दाश्त करते। जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा। तो डेफिनेटली किसी भी पार्टी से आपका रुझाव हो, किसी भी पार्टी से आपको लगाव हो, वो आपकी डेफिनेटली अंदरूनी सोच होनी चाहिए, ना कि जब आप सब साथ में हो तो उसका इजहार करना मैं सोचता हूँ सही नहीं हो। बेहतर, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, स्टूडेंट हैं, आज के नए दौर के स्टूडेंट, हर बात आप लोगों से कोई छिपी तो नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। इसी तरह कुछ और भी इशू रहे तो हम तक बताएगी, और मीडिया, ऐसे मीडिया के साथ हमेशा आप संपर्क में रहिए जहां आपकी सच्चाइयों को सामने रखा जाए, लोग समझ सके। और हर आदमी, देखिए मैं ये नहीं कहता कौन पार्टी अच्छी है, ये इंडिविजुअल डिसीजन है, लेकिन जब छात्रों की बात होती है तो उस वक्त सिर्फ आप अपने बारे में सोचा करें, किसी पार्टी के बारे में, क्योंकि आप सबने देखा है हर पार्टी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, किसी और के बारे में तो नहीं सोचती। आप देख रहे हैं आज इलेक्शन के जमाने में इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और कुछ नहीं है। तो इस बात को स्टूडेंट को समझना बहुत ही जरूरी है, और आप सब लोग मिलकर रहिए, यही मैं कहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों की जो समस्या है उसको एक आवाज दिया, उसके लिए मैं आपके पत्रकारिता को सलाम करता हूं, और आपके माध्यम से हमारी आवाज आगे पहुंचेगी, ठीक है, आशा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।